नमस्कार, टीवी 9 भारतवर्ष में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी, मेरे साथ मेरे सहयोगी करुणा शंकर शर्मा भी मौजूद हैं। तो क्या मॉस्को अब बदला लेगा, और बदला लेगा तो किस हद तक लेगा इस आतंकी हमले का? ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। कल रात राजधानी मॉस्को, रूस की राजधानी मॉस्को में एक मॉल में बहुत बड़ा आतंकी अटैक हुआ, एक टेररिस्ट अटैक। इस हमले के बाद रूस समेत पूरी दुनिया में खलबली मच गई है। पहले से एक युद्ध लड़ रहे रूस का अब अगला कदम क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल, यही एक बड़ा सवाल है कि व्लादिमीर पुतिन इस हमले के बाद क्या करेंगे। इस नरसंहार के बाद मॉस्को अटैक से जुड़ी एक खबर आपको हम सबसे पहले बता रहे हैं। आपको बताएंगे कि इस वक्त मॉस्को में क्या हो रहा है और रूस क्या करने वाला है, कौन है इस बहुत बड़े हमले के लिए जिम्मेदार। इस हमले पर रूस यूक्रेन की तरफ से क्या क्या बयान सामने आ रहे हैं। पहले आपको जल्दी से बता देते हैं कि मॉस्को में हुआ क्या इस वक्त की, वहां पर बड़ी खबर क्या है, क्या इस वक्त चल रहा है मॉस्को के अंदर, रूस की राजधानी के अंदर। यह आपके लिए जानना सबसे पहले बहुत जरूरी। क्राकस सिटी हॉल पर हमला होता है। रूस की राजधानी मॉस्को में क्राकस सिटी हॉल में 5 आतंकी हमला करते हैं। 5 आतंकवादियों ने इस हमले को अंजाम दिया। जी आप, शक क्या है? शक है अमेरिका यूक्रेन ने कहीं अटैक तो नहीं कराया। क्राकस सिटी हॉल पर अटैक 5 आतंकियों ने किया और अंधाधुंध फायरिंग की गई। हमले के वक्त 6200 लोग मौजूद थे उसी जगह पर। 140 लोगों की मौत की खबर है, 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। रूस में वॉर इमरजेंसी का ऐलान भी कर दिया गया है। बिल्कुल, राजधानी मॉस्को में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। एयरपोर्ट, मेट्रो, रेलवे स्टेशन सब बंद कर दिए गए हैं। यानी जहां पर भी भारी संख्या हो सकती लोगों को, वहां पर जाने से मना कर दिया गया। मॉल में आतंकवादियों से ऑपरेशन इस वक्त लगातार जारी है। और एक और बड़ी खबर आ रही है, आप देखिए, आतंकी हमले के बाद मॉस्को में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। रूस ने स्टेट ऑफ वॉर का ऐलान कर दिया है। हमले के बाद रूस में सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। मॉस्को में एयरपोर्ट, मेट्रो, रेलवे स्टेशन सब बंद कर दिया। यानी तमाम जो सार्वजनिक स्थल है, पब्लिक प्लेस, उन सबको बंद कर दिया गया, शट डाउन कर दिया गया है। मॉस्को में सभाओं और सार्वजनिक कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मॉस्को आतंकी अटैक की जांच शुरू हो चुकी है। हमले की काफी गहनता से जांच की जा रही है रूस की ओर से। रूस की कई एजेंसियां एक साथ जांच कर रही हैं। आतंकियों से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। अब सवाल यह उठता है कि ये जो बड़ा नरसंहार हुआ, मॉस्को आतंकी हमला, इसके पीछे हाथ किसका है? यह आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। और जांच में कौन कौन शामिल हुआ है, तो जांच कैसे चल रही है आप देखिए। जांच में इस वक्त इंटरनल अफेयर्स मिनिस्ट्री मॉस्को की, जो कि खुद इस जांच को आगे बढ़ा रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियां भी इस वक्त रूस की जांच कर रही है और कई जांच दल हैं जो मॉस्को आतंकी हमले पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ये आपको बता दें कि एक्सपर्ट्स की कई टीमें बनाई गई हैं। जांच में कौन कौन है अब ये जान लीजिए। कई क्रिमिनल जो हैं उनकी तलाश की जा रही है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर, देखिए ये बहुत बड़ी कड़ी है, बहुत बड़ा सबूत हो सकता है सीसीटीवी। इसी के आधार पर ही जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो जांच क्या क्या हो रही है, एविडेंस इकट्ठे करने की कोशिश हो रही है। मृतक लोगों के जो शव हैं वो भी जांच किए जा रहे हैं। बरामद हथियार भी जो आतंकियों के पास से हुए हैं उनकी भी जांच की जा रही है। गोला बारूद की भी जांच की जा रही है। बिल्कुल, तो अभी तक कौन कौन एजेंसी जांच करी, क्या जांचा जा रहा है? फिजिकल जो साक्ष्य है, जो फिजिकल एविडेंस है, उनको भी निकाला जा रहा है, उनको इकट्ठा किया जा रहा है। बैलिस्टिक और फिंगरप्रिंट्स को भी वहां से मैप किया जा रहा है, इसकी मैपिंग हो रही है, स्कैनिंग की जा रही है। तो इस तरह से इस पूरी इन्वेस्टिगेशन, ताकि इसकी तह तक जाया जा सके कि आखिर कौन है इस बड़े आतंकी हमले के पीछे। अब इसी को हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ जो खास मेहमान ज्वाइन इन कर रहे हैं उनसे आपका सबसे पहले तारुफ करा दें। प्रोफेसर अमिताभ सिंह एज अ फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी सर एज अ डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कैप्टन श्याम कुमार सर एज अ डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। और मेरे दो सहयोगी मनीष झा और सुमित चौधरी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनका हम रुख करते हैं। सबसे पहले मनीष, मैं इस वक्त आपके पास आ रहा हूं। जांच चल रही है, कौन कौन से एजेंसियां जांच चल रही है और किस तरह से जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है, यह हम सब जानते हैं, हम बता भी रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा और गहरा सवाल यही है कि तमाम क्लेम, तमाम
दावे किए जा रहे हैं कि इसमें यूक्रेन हो सकता है, इसमें अमेरिका हो सकता है, लेकिन क्या कुछ क्लैरिटी मिल पा रही है अभी? देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि सिक्योरिटी एजेंसियों को हमलावर के बीच में से एक हमलावर को पकड़ने में सफलता मिली है। कम से कम वीडियो फुटेज के आधार पर तो यही कहा जा सकता है। बाकी हमलावर का क्या हुआ, क्या वो मारे गए या वो पकड़े गए या वो भाग गए, ये कहना अभी फिलहाल मुश्किल है, लेकिन कम से कम एक उनके कब्जे में है। और अगर एक कब्जे में है तो उससे सिक्योरिटी एजेंसी को एक महत्वपूर्ण लीड ये मिल सकती है कि आखिर कौन लोग थे, किस संगठन से जुड़े हुए थे, किन्होंने उसको मदद की मॉस्को तक पहुंचने में, क्या वो रूस के बाहर से आए थे या फिर किसी दूसरी एजेंसी के साथ उनका कोऑर्डिनेशन था। और मुझे लगता है ये सबसे महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि कहीं से भी यूक्रेन का हाथ होने पर, अमेरिका का हाथ होने पर या यूरोपियन कंट्री के हाथ होने पर निश्चित तौर पर रूस बनाम नाटो की जो लड़ाई है उसका स्केल बहुत बड़ा हो जाएगा। क्योंकि आप सोचिए, मॉस्को के अंदर इतना बड़ा आतंकी हमला, इतने लोग मारे गए, और अगर उसमें गलती से यूक्रेन या यूरोपीय देशों का हाथ आया तो वैसी स्थिति में निश्चित तौर पर युद्ध और भड़केगा। पुतिन को भी एक जस्टिफिकेशन मिल जाएगा एक्शन लेने के लिए। ये बात बताने के लिए भी कि ये अटैक वहां से किया जा सकता है, वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से किया जा सकता है और सबकी मिलीभगत हो सकती है। प्रोफेसर अमिताभ सिंह, मैं आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकली प्रेशर होता है। पहले से ही वॉर चल रहा है रूस और यूक्रेन के बीच में, अचानक से कोई इतना बड़ा टेररिस्ट अटैक हो जाता है तो सबसे पहले तो शक जाता है उन पर ही जहां से वॉर शुरू हुआ। नहीं, बिल्कुल। देखिए निधि, अगर हम इसको प्रेजेंट कंटेक्स्ट में देखें तो ये लगता है कि ये यूक्रेन का हाथ हो सकता है या वेस्ट का हाथ हो सकता है, लेकिन रूस जो है उग्रवाद से या टेररिज्म से अछूता नहीं रहा है। 20 से ज़्यादा मेजर घटनाएं हुई हैं सिर्फ रूस में, जो इस्लामिक चरमपंथियों ने, आइसिस ने, आइसिल ने और चेचेन विद्रोहियों ने ये किया है। तो अभी भी शक की सुई हम यूक्रेन पे या वेस्ट पे डाल नहीं सकते, क्योंकि अब तक तो यही माना जा रहा था कि ये एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है जो रूस ने यूक्रेन पे थोपा है, वेस्ट यही मान रहा था। उसमें अगर यूक्रेन टेररिस्ट स्ट्राइक करता है और खासकर सिविलियंस पॉपुलेशन पे, तब ये इसका एक बहुत बड़ा इम्प्लीकेशन हो सकता है। लेकिन मैं निधि ये भी बता दूं कि पुतिन अभी चुन कर आए हैं, अभी ये टेररिस्ट इंसिडेंट हुए हैं और अभी उनको ये प्रूव करना है कि देखिए हम कंट्रोल में हैं, और इसलिए ये वॉर को एक तरह से हवा देने की भी बात होगी अगर पूरी तरह से रशियन एजेंसी इस कंक्लूजन पे पहुंच जाएं कि ये यूक्रेनियों ने ही कराया है। हालांकि पास्ट में ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, दारिया दुगीना की हत्या हुई जो अलेक्जेंडर दुगिन की पत्नी थी, जो आइडियोलॉग माने जाते हैं पुतिन के। बिल्कुल, यानी प्रोफेसर अमिताभ सर, ये साफ समझ में आ रहा है कि हालात को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की गई। कौन ये चाहता है ये समझना बहुत जरूरी है। एक बड़ी खबर आपको बता दें, मॉस्को हमले के संदिग्धों की तस्वीर भी सामने आ गई है। रूसी मीडिया में संदिग्धों की तस्वीर को जारी किया गया है। सफेद कार में जाते हुए ये संदिग्ध दिखाई दे रहे हैं। 2 की संख्या में संदिग्ध हैं जो कि सफेद कार में अगली सीट पर, आगे की सीट पर एक ने स्टीयरिंग थाम रखा है, एक उसके साथ बैठा है। ये वही कार है जिसमें 2 संदिग्ध नजर आए हैं। कुल मिलाकर 5 आतंकवादियों ने इस हमले को अंजाम दिया। 2 संदिग्ध नजर आ रहे हैं एक सफेद कार के अंदर जाते हुए, और यह भी आपको बता दें कि 2 लोगों को डिटेन भी किया गया है, अभी तक की जो खबर सामने आ रही है। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर मिल रही है, रूसी सेना ने आतंकियों की गाड़ी को भी कब्जे में ले लिया है। सेना को आतंकियों की गाड़ियों में बम मिले हैं, ये जानकारी मिल रही है। तो देखिए, जांच हर तरफ से चौतरफा की जा रही है, आगे बढ़ाई जा रही है। लेकिन ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये बहुत भयानक तस्वीर है, जब इस तरह बंदूकधारी आतंकी इस तरह घुसने की कोशिश करते हैं, अंदर दाखिल होने की कोशिश करते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। सरेआम जो सामने आता है उसको मार देते हैं। ये अंधाधुंध फायरिंग की गई। इस हॉल की तस्वीर देखिए, क्रॉकर सिटी हॉल की, जहां पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। तो अब गाड़ियों की तलाशी ली गई जिसमें बम बरामद हुआ। और एक और बड़ी खबर आपको बताएं, ऑपरेशन की निगरानी खुद व्लादिमीर पुतिन कर रहे हैं। अधिकारियों से ऑपरेशन की एक जानकारी, एक इनपुट को इकट्ठा किया जा रहा है। अधिकारियों को लगातार खुद निर्देश दे रहा है व्लादिमीर पुतिन। क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव का यह बयान, ऑपरेशन की हर जानकारी, हर बारीकी पर खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की नजर, और वो खुद डायरेक्शंस दे रहे हैं इस ऑपरेशन को लेकर। तो लगातार आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ जारी है, जो कि अभी भी वहीं पर मौजूद है क्रॉकर सिटी हॉल। जो जानकारी सामने आ रही है, इस एनकाउंटर को, ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए, जिसको खुद देख रहे हैं व्लादिमीर पुतिन। और इसी बीच एक और बड़ी खबर और आ रही है, मॉस्को आतंकी हमले में बहुत बड़ा खुलासा। AK-12 से आतंकियों ने फायरिंग की। हाल ही में रूसी सेना को AK-12 मिली है।
AK-12 राइफल्स मिली हैं। यूक्रेन युद्ध में रूसी सेना इसका इस्तेमाल कर रही है और आतंकियों के पास से भी यही राइफल्स मिली हैं। तो इसीलिए और ज़्यादा शक गहराता है, जांच आगे बढ़ रही है, आखिर किसका हाथ हो सकता है। फॉरेंसिक्स अपना काम कर रहे हैं, सबूत जुटाने की कोशिश की जा रही है। और हमारे साथ लगातार गेस्ट बने हुए हैं। ओपी तिवारी सर, मैं आपके पास आ रही हूँ। जिस तरह से ये खुलासे हो रहे हैं, ये वाकई एक तरफ से जांच को और तह तक ले जाएंगे कि आखिर जो राइफल्स का इस्तेमाल हुआ, AK-12 राइफल्स का इस्तेमाल हुआ, यही कब्जे में ली गई। जो गाड़ी सामने आई उसमें बम बरामद हुआ, तो पूरी प्लानिंग के साथ ये अटैक किया गया। निधि, देखो, जब भी कोई आतंकवादी या टेररिस्ट अटैक होता है तो विदाउट लोकल सपोर्ट से कुछ नहीं हो सकता। देखिए, जब डिस्कंटल एलिमेंट हर कंट्री में, हर देश में होते हैं, इस तरीके से जिस तरीके से रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही थी, यहाँ के लोग सफ़र कर रहे थे, जब उनके जवान मारे जा रहे थे, तो डिस्कंटल एलिमेंट वहाँ पर ऑलरेडी फ्लरिश कर रहा था। जैसे पहले भी रहे, चेचनिया कहिए, कर्सन कहिए, यहाँ पर लोग रशिया के खिलाफ हमेशा विद्रोह करते आ रहे हैं और 2004 हो या टेररिस्ट अटैक हमेशा होता जा रहा है। जहाँ आर्मामेंट्स है वो भी इनको रशिया से लेना पड़ेगा। लेकिन इस अटैक को फ्यूल किसने किया है, इस अटैक को बढ़ावा किसने दिया, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है। आप देखो, सितंबर में जो इजराइल अटैक हुआ था, वहाँ पर भी एक मेला चल रहा था, जिससे लोग सेलिब्रेट करते तो वहीं पर लोग मारे गए थे। इसी तरीके से जहाँ लोग इकट्ठे होकर जहाँ कॉन्सर्ट चल रहा था वहाँ मारे गए थे। ये एक तरीका और हो सकता है कि जबकि रशिया को डायरेक्ट कन्फ्रंट करने की कैपेसिटी या क्षमता में लोग नहीं है, यूक्रेन या यूरोपियन नेशन नहीं है, तो हो सकता है इस तरीके से ये जो डिस्कंटल एलिमेंट रशिया के अंदर है, जो ऑलरेडी अटैक करते जा रहे हैं, उनको किसी तरीके से फ्यूल करके ये अटैक दिया जा रहा है, ताकि रशिया के अंदर डिस्टर्बेंस बढ़ती रहे और वो खुद अपने आप को संभालने की कोशिश की है। इस तरीके को अटैक काउंटर के लिए रशिया को लंबा टाइम, लॉन्ग टर्म प्लान करना पड़ेगा। अब ये यूक्रेन से जब तक ये लड़ाई चलती रहेगी, यानी डायरेक्ट नहीं, लेकिन नुकसान पहुंचाने के लिए प्रॉक्सी वॉर को छेड़ा गया, ये कहना ज्यादा सही होगा, जो कि अटैक बतला रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर, आतंकी हमले के बाद एक्शन में है व्लादिमीर पुतिन। FSB के डायरेक्टर ने पुतिन को रिपोर्ट दी है। हमले पर डिप्टी PM और पुतिन में बात भी हुई है। होम मिनिस्टर कोलोकोल्सेव ने भी पुतिन से बात की है। हमले में घायल लोगों की जान बचाना इस वक्त प्रायोरिटी में है। जांच समिति के प्रमुख से पुतिन ने बात की है। तो FSB जो खुफिया एजेंसी है रूस की, उसके अधिकारियों ने पुतिन को हर एक जानकारी, हर एक इनपुट मुहैया करवाया और लगातार जो पुतिन है वो तमाम अधिकारियों और मंत्रियों और नेताओं के साथ संपर्क में है। लगातार इस ऑपरेशन जो क्रॉकस सिटी हॉल में चल रहा है उसको देख रहे हैं। और एक और ब्रेकिंग न्यूज इस बीच हमें मिल रही है। क्रॉकस सिटी हॉल में 12 घंटे से ऑपरेशन जारी है। हमले के बाद सुरक्षा बलों को ऑपरेशन आगे बढ़ाया जा रहा है। मॉस्को मॉल के अंदर की तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। सुरक्षा बलों के ऑपरेशन का वीडियो तक सामने आया है। जब आतंकियों ने अटैक किया, उसके बाद जो कत्लेआम मचाया गया, उसके बाद जब ऑपरेशन शुरू हुआ सेना का वहां पर, तो अब भी 12 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये वीडियो भी सामने आया है ऑपरेशन का, जो सुरक्षा बलों की तरफ से जारी किया गया। और मॉस्को हमले पर एक और बड़ी खबर, रूसी सेना का बड़ा एक्शन। रूसी सेना ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है और उनसे तमाम जानकारी हासिल करने की कोशिश की जा रही। शक के बिना पर ये डिटेन किए गए, हिरासत में लिए गए। ये देखें कैसे रूसी सेना इनको अपने साथ ले जाते हुए, और अब इन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। और आइए अब आपको बताते हैं कि बीती रात मॉस्को में क्या क्या हुआ है। आतंकी हमले से पूरा मॉस्को दहल उठा। क्रोस्नोगोर्स्क इलाके के क्रॉकस सिटी हॉल में ये हॉल मौजूद है जहां पर हमला किया गया। सेना के जैसे वर्दी पहने 5 लोग मॉल में दाखिल होते हैं। मॉल में मौजूद लोगों पर अंधाधुंध सरेआम फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल, और देखिए गोलीबारी के बाद मॉल में अफरा तफरी मच जाती है। हमलावरों ने क्रॉकस सिटी हॉल पर ग्रेनेड भी फेंका है। हमले के बाद मॉल में भयानक आग लग गई, जिसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई है। आग को बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया गया और खबर यह है कि हमले के वक्त मॉल में 6200 लोग मौजूद थे। लोग जान बचाने के लिए सड़क पर भागते हुए नजर आए। स्पेशल फोर्सेस का
मॉल में एंटी टेरर ऑपरेशन इस वक्त जारी है। नेवल कैप्टन श्याम कुमार सर हमारे साथ मौजूद है। सर, ये एक बड़ा सवाल है कि देखिए 88% सपोर्ट के साथ व्लादिमीर पुतिन एक बार फिर से 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति बने, यानी अपनी पावर ताकत दिखाने की कोशिश और सब कुछ कंट्रोल में है वो बताने की कोशिश। कोई तो है जो पुतिन को कमजोर दिखाना चाहता है, सब कुछ डिस्टेबलाइज करना चाहता है। बिल्कुल, देखिए पुतिन एक शातिर लीडर हैं, केजीबी के चीफ रह चुके हैं, तो अभी उनकी पॉपुलैरिटी जो बनी है वो प्रॉब्ली इसलिए बनी है कि उन्होंने यूक्रेन के साथ जो भी कदम उठाया उसका सपोर्ट रहा है। लेकिन इसके साथ ये भी देखना है कि कोई भी देश आज टेररिज्म से अछूता नहीं है, ये निकल कर बात आ रही है। एफएसबी केजीबी का एक नेक्स्ट लाइन ऑफ एक्शन सर्विसेज है, तो कहीं ना कहीं एफएसबी की फेल्यूर केजीबी की फेल्यूर भी मानी जाएगी। और आप ये भी देख रहे हैं कि ऑपरेशन जरिया वॉर डिक्लेयर करना, जबकि एक ऑपरेशन यूक्रेन के साथ ऑलरेडी चल रहा है, तो उस स्टेट में ये जो मॉस्को के अंदर कॉकस सिटी हॉल में हुआ, बल्कि उनके हार्ट ऑफ द प्लेस पे, तो कहीं ना कहीं फेल्यूर भी है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कॉम्प्लेसेंसी भी आ रही है। और आप देख रहे हैं सेना डायरेक्ट लॉ एंड ऑर्डर में आ गई है और वो अरेस्ट कर रही है, वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। मैसेज ये निकलता है कि पूरा विश्व आतंकवाद से प्रभावित है। पुतिन अपनी पॉपुलैरिटी के साथ भले हो 80% के साथ, लेकिन टेररिज्म हुआ, पहले भी हुआ और आगे भी होगा, तो पूरा देश पूरा विश्व इसके साथ खड़ा होना चाहिए। विश्व इससे ग्रसित है। श्याम कुमार जी, बड़ी बात आप कह रहे हैं। सुमित, मैं आपके पास आ रही हूँ। ये सिक्योरिटी लैप्स है, ये फेलियर है, ये तो सामने है, लेकिन इसके बावजूद पुतिन बहुत बड़ी जीत के बाद आ जाते हैं और उसके बाद फिर इतना सिक्योरिटी लैप्स हो जाता है। ये कहीं ना कहीं अंदरूनी गतिरोध को भी शक पैदा करता है, शक जाहिर करता है कि कहीं यहाँ पर रूस का कोई इन्वॉल्वमेंट तो नहीं। देखिए, अंदरूनी गतिरोध या फिर अंदर के OGWs या ओवरग्राउंड वर्कर्स तो निश्चित तौर पर निकलेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि 2 साल से ज़्यादा से वक्त से ये युद्ध चल रहा है और ऐसा नहीं है कि पहली बार। आपको याद होगा कि कैमलिन में भी ड्रोन से अटैक करने की कोशिश की गई थी, तब भी अलर्ट आया था कि देखिए ड्रोन से अटैक करने की कोशिश ऐसे संवेदनशील इलाकों में, और अभी भी जहां पर अटैक हुआ वो कैमलिन से करीबन 2 किलोमीटर दूर ही है। तो ये एक बार फिर सवाल खड़े करता है मॉस्को की सिक्योरिटी को लेकर ही, उनके लगातार लैप्सेस को लेकर, इंटेलिजेंस को लेकर। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है, क्योंकि इसमें भले ही ISIS का नाम आ गया हो, लेकिन इंपॉर्टेंट रशिया ये देखने की कोशिश कर रहा है कि उनके पीछे कौन था, उनकी ट्रेनिंग के पीछे कौन था, उनको लगातार लॉजिस्टिक्स कौन प्रोवाइड करा रहा था, उनको लगातार इन इलाकों की रेकी किसने कराई, आर्म्स एंड एम्यूनिशंस किसने दिए। और इसी वजह से अगर आप देखें, जो अभी इंटेलिजेंस एजेंसी है वो ना सिर्फ वेपनरी, उनके आर्म्स एंड एम्यूनिशंस, बल्कि ये भी तलाश रही है कि आखिरकार उनके साथ और कौन कौन लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं और कौन कौन सी जगह हो सकती है जहां पर मॉस्को में वो छुपे हो सकते हैं। और यही वजह है कि अभी भी लगातार इसको लेकर ऑपरेशन जारी है, ऑपरेशन बंद नहीं किया गया है। सुमित, ये भी तो बात गौर करने वाली है कि ISIS के इन्वॉल्वमेंट की जो बात है खुद रूसी खारिज कर रहा है। देखिए, बिल्कुल रूस को ये तो पता है कि ISIS के भले ही मॉड्यूल का इस्तेमाल किया गया हो, लेकिन इस्तेमाल किसने किया है? यूक्रेन ने किया है या फिर यूक्रेन समर्थित किसी देश ने? ठीक है, सपोर्ट कहां से मिला है, कहां से प्लेटफॉर्म, एग्जैक्टली कहां से प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराए गए, ये तमाम बड़े सवाल है। इसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। सुमित, एक बड़ी खबर दरअसल आ रही है। रूस का अमेरिका पर बड़ा गंभीर आरोप, हमले के पीछे CIA का हाथ है, ये रूस की तरफ से खुले तौर पर कह दिया गया। हमलावरों को CIA से मदद मिली है, यानी अमेरिकी खुफिया एजेंसी के इन्वॉल्वमेंट की बात अब खुले तौर पर, साफ तौर पर रूस कहता हुआ नजर आ रहा, और शक सीधे अमेरिका पर जताया गया है रूस की तरफ से। ये बड़ा बयान, ये बहुत बड़ी खबर मॉस्को में हुए क्रॉकस सिटी हॉल आतंकी हमले को लेकर। और आइए अब आपको बताते हैं कि रूस को CIA पर शक क्यों है, क्यों रूस ऐसा कह रहा है। रूस को CIA पर शक क्यों है? खुफिया एजेंसी है ये अमेरिका की, RDK पर हमले का शक, और फिर इसका कनेक्शन यूक्रेनी खुफिया एजेंसी से मिलता है। यानी RDK जो वो विद्रोही गुट है उसकी मदद सामने आई। CIA यूक्रेन को देती है खुफिया जानकारी। रूस को शक ये है कि CIA ने यूक्रेन के जरिए ही RDK की मदद की है। बिल्कुल, और क्या जानकारी आ रही है जो रेवोल्यूशनरी ग्रुप है उसको लेकर? तो देखिए, यूक्रेनी खुफिया एजेंसी लगातार मदद कर रही है RDK की, और इसी के जरिए इस पूरे अटैक को अंजाम दिया गया। प्रोफेसर अमिताभ सर, सवाल ये है कि ये जो कहा जा रहा है कि यूक्रेन की तरफ से RDK को मदद दी गई, जिसने पहले बड़े हमलों का अंजाम दिया है रूस के अंदर, ये थ्योरी आपको कितनी ज्यादा स्ट्रांग लग रही, कितना दम लग रहा है इसमें आपको? देखिए, मैं इस थ्योरी को थोड़ी डिस्काउंट कर रहा हूं, क्योंकि RDK का जो ऑपरेशंस देखेंगे वो ज़्यादातर यूक्रेन से सटे हुए जो रीजन्स हैं, जैसे बेलगोरोद,
चाहे कुर्स्क, वहाँ पे अटैक करते आए हैं। चुनाव के दौरान भी उन्होंने वहाँ पे अटैक किया था। और इसके अलावा रशियन लीजन या जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस जिनको यूक्रेन सपोर्ट करता है इंटरनल रिबेलियन के लिए, वो करते हैं। लेकिन इसमें उग्रवाद की सीधी छाप है। और मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि रूस का इतिहास है, अगर आप रूस के टेरिटरी को देखें तो उनसे नीचे की तरफ जो है, जो नॉर्दर्न एरिया है जिसमें चेचनिया, दागिस्तान, चरकेसिया, नॉर्थ ओसेतिया, ये सारे रीजन जो हैं इस्लामिक उग्रवाद से प्रभावित हैं। और ये 90 के दशक से ये चला आ रहा है उग्रवाद, और कई बार ऐसी घटनाओं को वो अंजाम दे चुके हैं, न सिर्फ मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में बल्कि छोटे छोटे शहरों में। 2002 में एक बहुत बड़ा मेजर ऑपरेशन हुआ था बेस्लान में, जहां से 800 बच्चों को उन्होंने बंदी रखा था और 370 लोग मारे गए थे। तो अभी भी ये कंक्लूसिव, हाँ, ये रूस ये जरूर चाहता है कि इसमें यूक्रेन का हाथ दिखा दिया जाए। बिल्कुल, और अभी तक की जो स्टेटमेंट है सर, वो उसी के पैरेलल ही नजर आती है, उसी लाइन में जाती हुई नजर आ रही, चाहे यूक्रेन की इन्वॉल्वमेंट की बात हो या फिर अमेरिका के CIA पर शक जाहिर किया गया। एक और बड़ी खबर आपको बताएं, मॉस्को हमले पर FSB सोर्सेस का यह बयान सामने आ रहा है। हमले के पीछे विद्रोही गुट RDK के होने का शक है, जो हमने आपको अभी जानकारी दी। यूक्रेनी खुफिया एजेंसी की मदद से इस हमले की आशंका है, यानी कि जो रशिया का जो विद्रोही ग्रुप है जिसका नाम है RDK, उसकी मदद कौन कर रहा है? यूक्रेनी खुफिया एजेंसी। और इसी के बाद इस बड़े हमले को अंजाम दिया गया, यह कहा जा रहा है रूस की तरफ से। तो मॉस्को में अटैक हुआ, लेकिन साजिश किसकी है? आइए कुछ और डिटेल में आपको जानकारी देते हैं। हमले के पीछे कौन हो सकता है, किसने मदद की? दरअसल विद्रोही गुट RDK पर शक जताया जा रहा है, यूक्रेनी खुफिया एजेंसी पर शक है। रशियन वॉलंटियर्स कॉर्प्स RDK, 2022 में RDK की स्थापना हुई। 2023 में ब्रांस्क हमले में इसका नाम भी आया। बेलगोरोद, ब्रांस्क, कुर्स्क में हमले किए गए। RDK का प्रमुख डेनिस कपुस्टिन है। डेनिस कपुस्टिन। रूस में पुतिन के खिलाफ ऑपरेशन चलाया गया। डारिया दुगिन की हत्या का भी इस पर शक है। बागी गुट को यूक्रेन का समर्थन हासिल है। तो देखिए, ये बागी गुट है, ये विद्रोही गुट है, और इसीलिए समर्थन हासिल बताया जा रहा है, और इसीलिए शक यहां पर ज्यादा गहराता है। नेवल कैप्टन श्याम कुमार जी, अगर आप इस थ्योरी को देखें तो क्या ये शक जायज है? एक विद्रोही गुट जो कि बदला लेने की कोशिश कर सकता है? रशिया के प्रेसिडेंट चुनकर आए हैं तो 20% लोग उनके अगेंस्ट भी हैं, और ये RDK ग्रुप जो है ये अभी फॉर्म हुआ है क्योंकि वो पुतिन के अगेंस्ट थे, या वो चाहते थे कि जो यूक्रेनियन वे ऑफ लाइफ है उसको वो सपोर्ट करें। तो रशिया के अंदर रहकर रशिया के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। तो इनका तो सब जगह इनकी एसेस है, इनको जानकारी है, इनको सब पकड़ है। पर दूसरी बात है कि अगर ये इनका इन्वॉल्वमेंट सामने आता है, आतंकी पकड़ा भी गया है, जैसे भी वो FSB चेक करेगी, अपने हिसाब से वो तोड़ मरोड़ के भी रशिया अपनी बातें कहेगा। सीधा सीधा उसने अभी CIA के ऊपर डाल दिया है ताकि वो वॉर के रूप में ही यूक्रेन के अगेंस्ट में अपनी लड़ाई को फिर से जीवित कर सके, जो उन्होंने करीब 80 दिनों के बाद फिर से एक बहुत बड़ा अटैक पिछले कुछ दिनों में किया है। तो ये देखिए, FSB या रशियन आर्मी जो भी निकल के आएगा वो एक बड़े लेवल पे रशिया इसको प्रोजेक्ट करेगा, RDK हो या CIA का इन्वॉल्वमेंट हो। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा पुतिन एक समझदार जिम्मेवार वो लीडर है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कैप्टन श्याम कुमार सर आपने रखा है। मनीष, मैं आपके पास आ रहा हूं। यहां पर दो बहुत बड़ी चीजें आ रही है, एक RDK जिसका सपोर्ट मिला है यूक्रेन की तरफ से, और एक है CIA जो कि अमेरिका खुफिया एजेंसी है। अगर ये बात प्रूव होती नजर आ रही है तो सवाल ये बड़ा गंभीर है कि 2 साल के बाद जो हम समझ रहे थे कि हो सकता है बहुत करीब है युद्ध का अंत, लेकिन यहां से किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है? कहां ट्रिगर होता हुआ ये युद्ध आपको नजर आ रहा है? देखिए, RDK हो या ISIS हो, हर हालत में रूस की तरफ से इस हमले के लिए मुख्य गुनाहगार CIA ही मानी जाएगी। आपको याद होगा कि प्रेसिडेंट पुतिन जिस समय प्रेसिडेंट ओबामा थे, अमेरिका के राष्ट्रपति, उनके सामने में उन्होंने उनके मुंह पर कहा था कि ISIS को किसने बनाया, ISIS को किसने बढ़ाया, किसने सीरिया के राष्ट्रपति अल असद के खिलाफ ISIS को तैयार किया? CIA ने, अमेरिका ने। तो रूस का हमेशा ISIS को लेकर यही मानना है। वही RDK को लेकर तो वो लगातार कहते हैं। सवाल यह है कि इन सब हमले के बाद रूस पर दबाव होगा, प्रेसिडेंट पुतिन पर दबाव होगा कुछ बड़ा बदला कर लेने के लिए, जो हो सकता है। आप देखिए, कई घंटे बीत चुके हैं, अब तक प्रेसिडेंट पुतिन चुप है। वो जब सामने आएंगे, वो जब बोलेंगे तो निश्चित तौर पर उसके बाद आज की तारीख में बेलगोरोद की सीमा पर जो 1 लाख से अधिक रूसी सैनिक जमा है,
वो कहीं खार्किव की तरफ आगे ना बढ़ जाए। बिल्कुल। देर सवेर वो होना ही था। इस तरह की घटना उसको एक बड़ा, अगर आप कहें तो फ्लैश पॉइंट दे सकते। देखना होगा कि पुतिन सामने आते हैं तब क्या कहते हैं, लेकिन जो एफएसबी है वो लगातार कई कोशिश कर रही है कि इस पूरे हमले का मास्टरमाइंड तक पहुंचा जा सके। इस बीच एक और बड़ी खबर कि मॉस्को हमले पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। जेलेंस्की ने, आपको याद होगा, कहा था पुतिन को सरप्राइज मिलेगा। अमेरिकी उप विदेश मंत्री ने भी सरप्राइज का दावा किया था। अमेरिकी दूतावास ने भी हमले की चेतावनी दी थी। देखिए, युद्ध चल रहा है अलग है, लेकिन जो कॉन्टेक्स्ट सामने आ रहा है वो और ज़्यादा क्वेश्चन मार्क यानी सवाल खड़े करता है कि आखिर ये पहले क्यों कहा गया, फिर अटैक होता है, बड़ा अटैक होता है, और अब ये शक भी गहराता जा रहा है कि कहीं ये मिली भगत तो नहीं है इस हमले के पीछे अमेरिका या यूक्रेन की। तो मॉस्को में आतंकी हमला हुआ, बहुत बड़ा खुलासा क्या हो रहा है ये आप जरा देखिए। यूक्रेन ने क्या कहा, अमेरिका ने क्या कहा, यह आपके लिए जानना बहुत जरूरी। यूक्रेन ने क्या कहा, पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान देखिए। पुतिन को बहुत जल्द सरप्राइज मिलेगा। तो अमेरिका ने क्या कहा, विक्टोरिया नुलैंड जो उप विदेश मंत्री हैं अमेरिका की, उनकी तरफ से कहा गया रूस को जल्द बड़ा झटका मिलेगा। निधि, बिल्कुल, इसके अलावा मॉस्को में जो यूएस दूतावास है, भीड़भाड़ वाली जगह पर अचानक हमला होगा, इस तरह की बात भी कही गई। फिर आपको ये भी बताते हैं अब इससे जुड़े सवाल क्या मिल रहे हैं। क्या मॉस्को हमले की जेलेंस्की को पहले से जानकारी थी, क्या अटैक होने वाला है, तो इस तरह की बातें क्यों की गई? अमेरिका और जेलेंस्की ने हमले से पहले एक जैसा बयान कैसे दे दिया? ये एक जैसा, काफी हूबहू, काफी मिलता जुलता बयान आपको हमने दिखाया, जो यूक्रेन भी कह रहा है और अमेरिका भी कह रहा है। इसीलिए और ज्यादा सवाल खड़े होते हैं। तिवारी सर, मैं आपके पास आ रही हूँ। अगर ये इस तरह से बयानबाजी की जाती रहेगी तो ये एक शक और डाउट बढ़ता जाएगा कि युद्ध तो चल रहा है, अमेरिका बदला ले रहा है, कोशिश कर रहा है यूक्रेन को लगातार समर्थन करते हुए, रूस के खिलाफत करते हुए, तो कहीं उसका हाथ तो नहीं? देखिए, जैसे मनीष जी बता रहे थे, देखिए मैं दोबारा रिपीट करना चाहता हूं कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो भी इंटरनल अटैक कराया जाएगा वो अंदर के जो डिस्कंटल लोग हैं, जो ग्रुप है, उन्हीं से कराया जाएगा। लेकिन उनको फंड कौन कर रहा है, उनको फ्यूल कौन दे रहा है? कोई भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन विदाउट फंडिंग से फ्लरिश नहीं कर सकती। तो फंड और सपोर्ट की आवश्यकता है। एक उद्देश्य CIA और यूक्रेन का ये हो सकता है कि इंटरनल इतनी प्रॉब्लम क्रिएट कर दो ताकि रशियन आर्मी का जो मेन उद्देश्य है, जो मेन डायरेक्शन है, वो अंदर की तरफ जाए ताकि वो बॉर्डर पर वीक हो सके। ये प्ले करना चाहते होंगे, उनकी इच्छा यही होगी कि इनकी आर्मी इंटरनल सिक्योरिटी करने में इन्वॉल्व हो जाए, लेकिन इसका असर उल्टा पड़ सकता है। ये पुतिन को एक मौका मिल गया है और एक बड़ा अटैक करने के लिए, जैसा मनीष जी बता रहे थे, उस पूरे समय तो इस बहाने से वो आगे अटैक कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो इंटरनल सिक्योरिटी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। रशिया बहुत बड़ा देश है, लेकिन यहाँ पर इनके लोगों को, इनकी जनसंख्या को, सिटीजन को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, जिसमें देशभक्ति की भावना पुतिन कुछ हद तक जगा चुके हैं लोगों के अंदर कि अमेरिका रूस क्या था, तो उस भावना से ये इंटरनल। बिल्कुल सर, और यही वो चीज है जिसके बाद अब देखना होगा कि अब पुतिन क्या करते हैं, क्योंकि लोगों के अंदर ही बहुत ज्यादा गुस्सा है। एक बड़ी खबर आपको बताएं, मॉस्को हमले के बाद एक्शन में आ गया है रूस ने जारी किया है जरिया प्लान। सभी सुरक्षा बलों को ड्यूटी पर आने के लिए कह दिया गया है। 1 घंटे के अंदर ड्यूटी पर आने का आदेश दे दिया गया है। रूस ने स्टेट ऑफ वॉर घोषित कर दिया है। यह अपने आप में बहुत बड़ा ऐलान है जो जरिया प्लान लागू कर दिया गया है। तो आपको अब बताते हैं कि जरिया प्लान क्या है। आपके मन में सवाल होगा कि किस प्लान के तहत अब रूस आगे बढ़ रहा है। बेहद इमरजेंसी के दौरान इसे लागू कर दिया जाता है और गृह मंत्रालय की तरफ से ये ऐलान किया जाता है कि ये प्लान को आगे बढ़ाया जा रहा है। जरिया का मतलब स्टेट ऑफ वॉर होता है, ये आपका जानना जरूरी है। अब एक्शन क्या लिया जा रहा है, कार्रवाई क्या हो रही है, ये भी बता देते हैं। बिल्कुल निधि, देखिए इसमें क्या होता है कि सुरक्षा बल 1 घंटे में ड्यूटी को ज्वाइन करें, इस बात का आदेश होता है। सुरक्षा कर्मी बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर आए, क्योंकि किसी बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सकता है। बंदूक और हथियार से लैस हो सुरक्षा कर्मी। अब इसी को लेकर बड़ा सवाल है। सुमित, मैं आपसे समझना चाहूंगा, जिससे पहले हमने सरप्राइज का जिक्र किया, अमेरिका यूक्रेन ने कहा कि सरप्राइज मिलेगा व्लादिमीर पुतिन को, लेकिन हम जानते हैं कि अगर किसी को जाना जाता है सबसे बड़े सरप्राइज देने के लिए तो वो तो है व्लादिमीर पुतिन। तो क्या इस अटैक के बाद वो कोई बहुत बड़ा सरप्राइज दे सकते हैं नाटो को, यूक्रेन को?
देखिए, ये यूक्रेन भी जानता है, नाटो के तमाम देश जानते हैं कि एक बार व्लादिमीर पुतिन जीत कर आए हैं तो वो और ज्यादा मजबूत हो चुके हैं। वो अपनी डोमेस्टिक या फिर इंटरनल पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा मजबूत हो चुके हैं और उनका बिल्कुल एक ही फोकस है कि पूरी तरीके से यूक्रेन पर कब्जा कर लेना या उसको अपने हाथ में ले लेना। इसी वजह से लगातार ऐसे आप प्रॉक्सी वॉर की बात जब करते हैं, प्रॉक्सी वॉर मतलब किसी एक ऐसे शख्स को, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा किया जाए किसी देश में जो लगातार दूसरे बड़े प्लेयर्स के बैकअप के साथ वहां पर डिस्टर्बेंस कर सके। इसी वजह से आईएसआईएस का नाम लिया जा रहा है, इसी वजह से दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस का नाम लिया जा रहा है। एक प्रॉक्सी वॉर के तौर पर रशिया को और उसकी इंटरनल सिक्योरिटी में उलझाने की कोशिश की जा रही है और ये रूस बहुत अच्छे से जानता है कि इसके पीछे, चाहे वो आईएसआईएस हो या दूसरे ग्रुप हो, इसके पीछे जो बड़ा प्लेयर है वो निश्चित तौर पर यूक्रेन और यूक्रेन के साथ कई समर्थित देश भी मौजूद हैं। इसी वजह से उसके फाइनेंशियल एड को लेकर, उसके वेपनरी को लेकर, उसके लॉजिस्टिक्स को लेकर लगातार तफ्तीश चल रही है और उसी के बाद लगातार ये देखा जाएगा कि लार्जर पिक्चर क्या है, क्यों लगातार रूस में इस तरीके की घटनाओं को अब अंजाम दिया जा रहा है और ऐसे समय में जब रूस के अंदर व्लादिमीर पुतिन बहुत ज्यादा मजबूत हैं। जी, रोक रही हूं सुमित आपको, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का विषय है और अमेरिका और यूक्रेन ये नहीं चाहेंगे कि निर्दोष लोगों की जान जाए अगर ये सरप्राइज अटैक के रूप में सामने आए। बहरहाल ये जांच का विषय है कि होता क्या है। एक बड़ी खबर जल्दी से बता दें, अमेरिका ने यूक्रेन को क्लीन चिट दी है। मॉस्को हमले पर यूक्रेन को क्लीन चिट दे दी गई अमेरिका की ओर से। मॉस्को हमले में यूक्रेन का हाथ नहीं है, ये कहना है व्हाइट हाउस का।